सुकन्या जी, संयोग से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था जो आज पार्टी की तरफ से इस इशू को लेकर आज पत्रकारों से बातचीत की गई थी। बहुत वाजिब सवाल पूछे गए बिहार के विपक्ष से। अभी तक ये लोग जो हल्ला मचा रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, इनको इनके ही जो दावे थे वो खोखले साबित हो गए। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। दिग्भ्रमित किया कि बिहार की पुलिस जाकर अपराधियों को छोड़कर आती है नेपाल तक, लेकिन क्या सामने क्या मामला आया? आपने देखा कि नवादा कांड का भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ और हम भी इस बात को लगातार कह रहे थे कि थोड़ा वक्त दीजिए, जो मुख्य आरोपी इस कांड का है वो भी गिरफ्तार होगा। उस पर भी कड़ी कार्रवाई हुई, इतने सारे लोग अरेस्ट हुए, उसकी घर की कुर्की जब्ती हुई। जहां प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई, जो थानाध्यक्ष महोदय है उनकी तरफ से लापरवाही हुई, तो उनको भी बर्खास्त किया गया है। यह भी आप सबके सामने। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं तेजस्वी यादव से, वो सिलसिलेवार ढंग से ऐसे कि आप घटना जब घटती है उसके 4 दिन के बाद आपको जानकारी मिलती है, टूटी फूटी जो भी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से आप ट्वीट करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि आप एक जांच समिति बनाते हैं, जिस जांच समिति का संयोजक एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिन पर खुद इतने सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, हत्या और अपहरण जैसे संगीन आरोप है, जिन्हें बिहार ही नहीं बिहार के बाहर की जेलों का भी अनुभव प्राप्त है। जब आपने कमेटी बनाई थी फिर आप धमक गए वहां पर। और आप जरा सोचिए कि जब आपसे पहले एनडीए के नेता, भाजपा जदयू के नेता वहां जाकर पीड़ित परिवार से मिल चुके थे, लेकिन आप तो उस वक्त अपने असम के चुनाव और बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, जहां बिहारी अस्मिता दांव पर लगी हुई है। वहां टीएमसी ने बिहार के खिलाफ इतना कुछ कहा है, आपके लिए वो प्रायोरिटी था। आप भूल जाते हैं कि आपके माता पिता के शासनकाल में बिहार में 118 अभिषेक जी, तेजस्वी बेशक भूल जाए, लेकिन लालू राबड़ी काल को न नीतीश कुमार भूलते हैं, न उनके प्रवक्ता, न आप भूलते हैं। ये जरा बताइए, बात कुछ भी हो लेकिन एक बार लालू राबड़ी काल का जिक्र जरूर आप लोग करते हैं। जी सुकन्या जी, मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है ना, इसकी पूरी तह तक जानकारी आपको भी होगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने वर्षों से आपने पत्रकार की जगत में बिहार को देखा और महसूस किया। मतलब एक टीवी चैनल के डिबेट पे बैठा था, कुछ तक से मुझे भी नए जानने के लिए वहां पर मिले। जो पूरा मामला हुआ था एक तालाब को लेकर, और इस मामले में इस तालाब के इशू को लेकर पहले भी हत्या हो चुकी है। और जो पहली हत्या हुई थी, 3 लोगों की हत्या हुई थी एक साथ, या 1990 की दशक में। देखिए, हमारी तरफ से कोई अगर प्रशासनिक चूक हो, दरोगा की तरफ से कोई चूक हुई, हम उसको डिफेंड नहीं करते, हम दरोगा पर भी कार्रवाई करते। लेकिन उस टीवी चैनल के डिबेट में भी इस इशू को पुख्ता तरीके से उठाया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि हमारी सरकार दोषी है, तो जब यह मामला 30 वर्षों से चल रहा है, तो पुराना जो प्रशासनिक महकमा है या जो पुरानी सरकार है वो दोषी नहीं। देखिए, हम दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं। एक बार जब कहीं घटना घटती है, हम संज्ञान लेते हैं, हम संवेदनशील लोग हैं, हमारी पार्टी संवेदना से भरी हुई, हमारे नेता भी वैसे ही है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, हम उस पर लगे रहते हैं। अरे हमें दिक्कत तो इस बात से होती है ना कि जब हम पूरी त्वरा पूरी निष्ठा के साथ बिहार की जनता के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, उस वक्त विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और इशू को भड़काने के लिए। आप जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव जी के लिए आरोप लगाना कितना आसान था। उन्होंने क्या कहा था, आप सबको याद है ना। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी इस बात को कहा गया कि भाई पुलिस के अधिकारी उस प्रवीण झा जो कि मुख्य अभियुक्त है, उसको, उसके भाई को नेपाल तक छोड़कर आती है। आप जरा बताइए कि आपको ये जानकारी कहां से मिली? आप तथ्यों को पेश करिए, आप बताइए कि कौन सा अधिकारी इसमें संलिप्त है। पर अगर आप बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तो आप समझिए कि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। बिहार की जनता आपको सुनती है, देखती है। विधानसभा के अंदर आप विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इतनी हल्की बात, इतना अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई कैसे गिर सकता है? तो हमारा जो मेन एजेंडा है जी, के बाद जब परिवार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद आनन फानन में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या वाकई तेजस्वी यादव के विजिट के बाद दबाव बढ़ा? सुकन्या जी, मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पूरे केस को स्टडी कर ले। आप कहें तो मैं आपको सारे जो तथ्य हैं उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली गिरफ्तारी आपको पता है कब हुई थी? सबसे पहली गिरफ्तारी जिस दिन घटना हुई थी उसी की रात को हुई, उसके अगले दिन गिरफ्तारी। और तेजस्वी यादव जी के जाने और ट्वीट करने से पहले 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे। इन लोगों ने इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश और इसको जातीय रंग देने की कोशिश भले की, लेकिन आप कहें तो आपके पास होगा ही वो जो एफआईआर की कॉपी है, जिसमें
न सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि राजपूत समाज और अन्य समाज के लोगों पर। लेकिन अभिषेक जी चलिए, पार्टी की तरफ से अधिकृत, देखिए सबसे पहले पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता कहीं भी जा सकते हैं, आदरणीय संजय सिंह जी वहां गए थे। पार्टी की तरफ से कोई शिष्टमंडल नहीं बना था, पार्टी की तरफ से लगातार नेता जा रहे हैं। अब ये मामला अलग है ना कि अगर राजपूत समाज के नेता वहां जाकर कुछ बयान दे रहे थे तो उसको प्रमुखता से चलाया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सर एक बात तो है कि उस मुलाकात के दरमियान या हत्याकांड के बाद जो मुलाकात हुई इसमें चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सभी ने अपने राजपूत नेताओं को रेस कर दिया। इसका आंकड़ा भी हमारे पास है। कुछ नेता ही नहीं, हमारे पार्टी के अन्य नेता भी गए वहां। शक्ति यादव जी बड़े भाई हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने की है। अब उसको राजद की तरफ से ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे तेजस्वी यादव जी का वहां जाना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है बिहार की हिस्ट्री में। तेजस्वी यादव जी जब कहीं जाते हैं तो वहां उस पूरे इलाके का उद्धार कल्याण हो जाता है। मुझे बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि आप लोगों ने भी खबर चलाई थी और भी जितनी प्रमुख मीडिया है, 29 तारीख को जब इस तरह का घटनाक्रम वहां होता है, 29 तारीख से ही गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। मीडिया में यह खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। शक्ति यादव जी भी अखबार पढ़ते हैं, मीडिया फ्रेंडली, वो भी सारी बातों को जान रहे हैं। अब जरा बताइए कि 3 तारीख लग गया तेजस्वी यादव जी को, 29, 30, 31 का महीना था, 1 और 2, छठे दिन वो ट्वीट करते हैं। अरे अगर टेम्पू और तांगे से भी वो खबर चली होती ना, इनका कोई कार्यकर्ता अगर मधुबनी से खबर लेकर के चला होता तेजस्वी यादव जी के कान में कहने के लिए, तो 6 दिन से तो पहले ही पहुंच जाता। नीतीश कुमार जी ने बिहार की सड़कों को इतना सुगम और अच्छा बना दिया है कि आप 3.5 से 4 घंटे में मधुबनी से पटना पहुंच सकते हैं। तो पहला तो यही जो जवाब है वो एकदम तथ्यों के से विहीन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग तब से ढोल पीट रहे हैं कि भाई 1990 को छोड़ दीजिए, वो मामला ऐसा था, आपकी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, ऐसी वैसी कितनी बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया, वो बोलते नहीं है ज्यादा इनकी तरह कि भाई अपनी प्रतिक्रिया बस फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देते रहे, वो तथ्यों पर आधारित बात करते हैं, कार्रवाई करने में भरोसा रखते हैं। दूसरी चीज जो मेरे जहन में है कि कोई एक बार अतीत के पन्नों को पलट कर देखना चाहिए। जब बाथी नरसंहार हुआ था, बिहार में इनकी सरकार थी, उस वक्त डीएसपी लेवल के रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो इस मामले का सुपरविजन करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपनी जान गंवाती है। लेकिन थाने के मुंशी से ये लोग उस वक्त सुपरविजन करवाते थे। दूसरी बात, ये लोग जातीय उन्माद भड़काने में कितना विश्वास रखते हैं कि इनको यह बात अच्छे से मालूम है कि मिथिलांचल की धरती ने महागठबंधन को सिरे से नकार दिया। तेजस्वी यादव जी जाने से पहले ट्वीट करते हैं कि चाहे हमें कोई वोट दे कि ना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरह से जब चेरारी नरसंहार हुआ था, इनकी माता आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी और विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि कोई वोट दिया है हमको ये सब। तो वही मानसिकता तेजस्वी यादव जी के अंदर नए जनरेशन में भी डेवलप करके आई है कि भले ही ये लोग हमें वोट दे कि ना दे, हम जाएंगे अपनी राजनीतिक रोटी से। एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा सुकन्या जी कि आप वहां गए, 5 लोगों की वहां हत्या होती है, नृशंस घटना है, अत्यंत निंदनीय है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जीवित है, वो पारस अस्पताल में भर्ती है, इलाजरत है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। लगातार जेडीयू के लोग, लगातार एनडीए के लोग उनसे मिल रहे हैं, आर्थिक मदद से लेकर हर तरह की मदद उनको पहुंचाई जा रही है। इनकी पार्टी की तरफ से कौन गया? अरे आपके घर के बगल में एक उस कांड से जीवित व्यक्ति है, उसको आप देखने नहीं जाते हैं, लेकिन 10 बजे फ्लाइट से उतरकर और लंबी गाड़ियों का काफिला लेकर इनके तो कुछ नेता और कार्यकर्ता वीडियो अपलोड कर रहे हैं, देखिए हमारी गाड़ियों का काफिला, देखिए तेजस्वी जी की फैन फॉलोइंग। अरे भैया, आप अपना वहां राजनीतिक प्रचार प्रसार करने थोड़ी जा रहे थे। और जब सवाल आप पर उठाया गया था कि आप किसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, अरे किसी मातम में आप जाते हैं तो उजले कपड़े पहनते हैं सुकन्या जी, अब रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते हैं। हम वहां जाकर हास परिहास नहीं करते, हम गंभीर रहते हैं। अगर हम सच में दुखी हैं तो, अगर हम स्वांग नहीं रचा रहे हैं तो। अरे आपके लोग आपका जय जयकारा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और पूरे आरजेडी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप विपक्ष है, आपको अधिकार है, आप बिहार में जाकर किसी की भी आवाज उठा सकते हैं, आप सरकार तक उनकी बात को पहुंचा सकते हैं, आपकी जो इच्छा आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी जाते ना, तो भी हमारी सरकार
हमारा प्रशासन उसी शक्ति के साथ कार्रवाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक झा जी विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी के नेता नीरज सिंह बबलू जो कि वन एवं पर्यावरण और जलवायु राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये नरसंहार है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो निकम्मे हैं जिस वजह से घटना घटी है। अगर अपने सवाल उठाएंगे तो फिर विरोधियों को कैसे आप समझाइएगा? सुकन्या जी, भारत के संविधान ने हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी दी। आप भी अपनी बात कह सकती हैं, मैं भी कह सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से नीरज कुमार बबलू जी माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी अपनी बात को कह सकते हैं। उन्होंने जाकर वहां कहा, मैं उनकी बात को ना डिफेंड कर रहा हूं ना एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं पार्टी का स्टैंड उस पर क्लियर कर रहा हूं कि मंत्री महोदय वहां जाते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं, हृदय विदारक घटना है। आप भी वहां जाएंगी तो आपका भी खुद पर से शायद लगेगा ऐसा कि भाई किस तरह की घटना घट गई है, कहां तक मानवता जा रही। उस दुख में उन्होंने अपने शब्दों से इन बातों को कहा। अबे निश्चित रूप से पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई थी, जानकारी को लेकर दरोगा महोदय पर संज्ञान तो लिया गया, उन पर कार्रवाई तो की गई। और यह जो घटना घटी कि नरसंहार क्या होता है, हम अगर किसी चीज के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना चाहें, अगर आप नरसंहारों की हिस्ट्री को देखें तो आप समझ पाएंगे कि किसी फिक्स जाति समुदाय या इलाके के लोगों के अंदर डिस्प्यूट होता है और इतने बड़े लेवल पे होता है कि लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। मुझे लगता है कि आपके चैनल ने भी इस बात की पुष्टि की है, सभी चैनलों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह नरसंहार का रूप नहीं था, आपसी रंजिश थी, लंबे समय से चल रही थी। इस मामले पर पहले भी एक व्यक्ति को गलत तरीके से एसटी एक्ट में फंसाया गया, उस पर भी हमारी सरकार ने संज्ञान लेकर उसको मदद पहुंचाई है। और तो और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। आप वहां जाकर देखिए कि वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हुई है, वहां पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, ताकि वो जो परिजन है, वो जो लोग हैं जो दहशत में जी रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, उनकी मदद हो सके। तो हमारा कंसर्न बस इतना है कि कहीं घटना घटती है, अत्यंत निंदनीय है, सब लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या ये मुद्दा राजनीति के लिए होना चाहिए? क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए होना चाहिए? क्या किसी के घर इस तरह की घटना घटती है, आप वहां जहां मृतक है वहां चले जाएंगे? मतलब आप जब तक किसी की हत्या नहीं होगी, कोई मौत की घाट नहीं उतरेगा, तब तक आप उसके घर नहीं जाएंगे। आपके कितने लोग पारस अस्पताल में गए हैं? तेजस्वी यादव जी का पारस अस्पताल में गए। अरे तेजस्वी यादव जी तो बिहार की अस्मिता को दांव पर लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें से उन्होंने फुर्सत निकाल कर कैसे कैसे लगा कि मामला निकल जाए। अब ये लोग बात करते हैं कि हमारे पार्टी के वहां कौन से विधायक हैं। मुझे लगता है कि जानकारी होगी बड़े भाई को, वहां हमारी पार्टी के विधायक है सुधांशु शेखर जी, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में आता है। सबसे पहले तो वो पहुंचते, वो कुशवाहा समाज से आते हैं, वो कौन सा राजपूत समाज से आते हैं, जिनकी हत्या हुई उस समाज से भी नहीं थे। तो हम तो जाति में विश्वास करने वाली पार्टी है ही, न हमारे नेता है, न हमारी पार्टी का संविधान हमें ऐसा सिखाता है। हम जमात की पार्टी है, सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। और इस तरह की घटनाओं की सिर्फ निंदा ही नहीं है, आपके सामने एग्जाम्पल्स है कई सारे, जिन एग्जाम्पल्स में हमने कड़ी कार्रवाई, और एग्जाम्पल उस भी दौर का है जैसे हम इनको जवाब देने के क्रम में इनका पुराना अतीत काला इतिहास, अगर ये बिहार के मुख्य विपक्षी दल नहीं होते तो हम इनको थोड़ी दिलाते। एक बात और सुनिएगा जरा ध्यान से सुकन्या जी, बड़े भाई शक्ति यादव जी ने कहा कि 1990 में जब से लालू जी ने सरकार संभाली उससे पहले क्या दौर था बिहार के, नरसंहारों का दौर था। हम सब इस बात को जानते हैं कि 1990 से पहले अधिकांश समय किसका शासन था बिहार में? कांग्रेस का शासन था। तो कम से कम मैं शक्ति यादव जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को कबूला कि कांग्रेस जैसी पार्टी या इससे पहले की जो भी पार्टी है जिनके साथ इनका अभी प्रेजेंट गठबंधन है, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, इन सब पार्टियों के साथ इनका गठबंधन है, जिनके विषय में ये लोग भी स्वीकार करते हैं कि इन पार्टियों की वजह से 1990 से पहले बिहार में नरसंहारों का दौर था। तो जरा सोचिए कि बिहार के जनता के अंदर इस बात का दर्द रहा होगा, तब तो बिहार की जनता ने इनको दोबारा से सत्ता में आने का मौका नहीं दिया और फिर से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट देकर एनडीए को जितलाया, ताकि आपसी सौहार्द का जो वातावरण है वो गड़बड़ ना हो और कहीं कोई गड़बड़ी करे, इस तरह की घटना को अंजाम दे तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो पाताल लोक में जाके ही क्यों न छुप जाए।